हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पंछी की पाठशाला में। और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। दोस्तों, आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है NCERT। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे SSC हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम ही क्यों न हो, सभी में NCERT बुक सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप UPSC के किसी भी टॉपर से पूछिए कि सबसे अच्छी पुस्तक तैयारी के लिए, चाहे इतिहास हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, सबसे अच्छी पुस्तक तैयारी के लिए कौन सी हो सकती है, तो आपको केवल एक ही नाम बताएगा, NCERT, NCERT, केवल NCERT। इसके अलावा अन्य किसी दूसरी पुस्तक का नाम वो बता ही नहीं सकता। पुस्तकें और भी हैं जो काफ़ी विस्तृत रूप से ज्ञान देती हैं, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य विषयों की सामान्य तैयारी के लिए, अगर आपको विशेषज्ञता नहीं लेनी है तो सामान्य तैयारी के लिए NCERT को ही प्रिफर किया जाता है। ज़्यादातर लोग इसी को पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हमें यह सुझाती है, हमें यह बताती है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है, जो हमारी स्कूल में मिलने वाली शिक्षा है, उसका संबंध बाहर के जीवन से भी होना चाहिए। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि फला व्यक्ति किताबी कीड़ा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि एक व्यक्ति जो किताबों में लिखे हुए ज्ञान को पढ़ लेता है, रट लेता है, कंठस्थ कर लेता है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता। आप गोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन पढ़ते हैं, लेकिन जब वही आपको किसी व्यवहारिक जीवन में किसी गोल वस्तु का आयतन ज्ञात करना होता है तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो चावल का नाम तो सुने होंगे या चावल देखे भी होंगे, लेकिन चावल के पौधे को नहीं देखे होंगे आज तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो किताबों में लिखा था उसे पढ़ लिया, उसे याद कर लिया, लेकिन उसे दैनिक जीवन में कभी उपयोग नहीं कर पाए। और इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यह कहती है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी उसमें पूरा का पूरा फोकस बालक पर होना चाहिए, न कि अध्यापक, न कि पुस्तकें। यानी न तो हमारे लिए पुस्तक महत्वपूर्ण है, न ही हमारे लिए अध्यापक महत्वपूर्ण है, न तो स्कूल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है तो केवल बालक, यानी हमारा पूरा फोकस बालक पर ही होना चाहिए। और यह कब होगा? जब बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उन्हें रटने पर बल न देती हो, उन्हें रटने के लिए मजबूर न करती हो, बल्कि समझने और विषय का आनंद लेने, खुशी खुशी पढ़ने के लिए प्रेरित करती हो। इसके लिए हमारे शिक्षाविदों ने बहुत सारा प्रयास किया है और इन्हीं के प्रयास का प्रतिफल है NCERT। आइए देखते हैं कि NCERT का इतना बखान किया जा रहा है तो NCERT क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो NCERT का तात्पर्य होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। हिंदी NCERT का विस्तृत रूप हिंदी में है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगर इंग्लिश की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसा नाम वैसा काम। हम देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान यानी जो NCERT है वह शैक्षिक अनुसंधान करती है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में नई नई खोज करती है जिससे छात्रों को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके।
शिक्षा में नवाचारों का प्रवेश कराती है, शिक्षा में क्रियाकलापों का प्रवेश कराती है, जिससे छात्र स्वयं अपने हाथ से करके सीखता है। साथ ही यह एक प्रशिक्षण परिषद भी है, एजुकेशन काउंसिल भी है। इसमें प्राथमिक स्तर के अध्यापकों से लेकर के उच्च शिक्षण स्तर के अध्यापकों को ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। खास तौर से इसका महत्व स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से लेकर के इंटरमीडिएट कक्षा 12 10+2 तक के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान है NCERT का। यह क्या करती है? यह भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी नीतियों पर कार्य करती है। स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, स्कूल में कौन कौन से विषय रखे जाएं और उसमें कौन कौन से विषय, उन विषयों को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, उन विषयों को किस प्रकार से छात्रों को बताया जाए, सिखाया जाए, इसके संबंध में नीतियां बनाती है, इन नीतियों के ऊपर कार्य करती है। और इन्हीं नीतियों को लेकर के राज्य एवं केंद्र सरकारों को सलाह देती है। राज्य सरकारों को बताती है कि हमारा पाठ्यक्रम कक्षा 1 में कैसा होना चाहिए, कक्षा 5 का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम और विषयों को लेकर के नीतियां बनाती है और राज्य एवं केंद्र सरकारों को इन नीतियों से संबंधित सलाह भी देती है। और साथ ही जैसा मैंने पहले ही बताया कि यह शोध कार्य करने में सहयोग प्रदान करती है। जैसे विभिन्न प्रकार के शोध होते हैं, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी शोध होते हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान NCERT का होता है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर हम उद्देश्य देखें तो NCERT का सीधा उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता लाना। गुणवत्ता का तात्पर्य हमने बता दिया कि वह शिक्षा हमारे किस काम की जो हम मात्र रट लें और उसका दैनिक जीवन में उपयोग न कर पाएं। वह शिक्षा हमारे कार्य की होती है जिसे हम ग्रहण करें और उसका अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में, अपने जीवन को सरल बनाने में, अपने जीवन को सुखमय बनाने में यदि उस शिक्षा का उपयोग हम कर पाते हैं तभी वह शिक्षा हमारे लिए उपयोगी है। अन्यथा किताब में लिखा हुआ है, हमने रट लिया, उसका कोई उद्देश्य नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो NCERT का सीधा उद्देश्य यहाँ पर है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना, यानी ऐसी शिक्षा देना जिसका हम अपने जीवन को सुखमय बनाने में उपयोग कर सकें। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जहाँ पर इसके ऑफिस बने हुए हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। आधिकारिक भाषा यानी NCERT किन भाषाओं में कार्य करती है अथवा किन भाषाओं में अपनी पुस्तकें पब्लिश करती है, तो वह सबसे प्रमुख हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारे भारत देश की राजभाषा भी है, कामकाज करने की भाषा है। दूसरी जो भाषा है वह इंग्लिश है और तीसरी जो भाषा है उर्दू। यानी हमारी NCERT 3 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में आधिकारिक रूप से अपना कार्य करती है। यानी इसमें जितने भी आपको पाठ्य पुस्तकें और साहित्य मिलेंगे इन 3 भाषाओं में ही आपको उपलब्ध होंगे। इसके निदेशक हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी। ये सन 2004 से ही इसके निदेशक हैं और अभी तक बने हुए हैं। अब इस समय का मुझे अपडेट नहीं पता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यही कृष्ण कुमार जी ही इस समय इसके निदेशक हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि NCERT की बुक ही क्यों पढ़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड से लेकर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी आयोजित होती हैं उसमें सामान्य विषयों की जो तैयारी होती है वह NCERT की किताबों से ही की जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसमें पहला कारण है कि NCERT की जो बुक है वो टू द पॉइंट होती है, यानी इसमें बेवजह के पैराग्राफ आपको नहीं मिलेंगे। इसमें जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, उस प्रकरण को सीधा ये बुक हिट करती है, यानी इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही देती है। अनावश्यक व्याख्याएं इसमें नहीं होती। कहा जाता है कि जो NCERT की बुक है वह अनएक्सप्लेन्ड बुक है, यानी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें व्याख्या नहीं है, इसमें प्रमुख बिंदुओं को बताया गया है, टू द पॉइंट। अनर्गल बातें इसमें नहीं लिखी गई हैं। अब इससे होगा क्या कि जब कोई बुक टू द पॉइंट होगी तो उसमें आपको व्याख्या नहीं मिलेगी। तो व्याख्या करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो व्याख्या करने के लिए शिक्षक का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे कि NCERT की हर एक लाइन का अपना एक मतलब होता है, उसमें अनर्गल कुछ भी नहीं लिखा होता है। उसमें प्रत्येक लाइन टू द पॉइंट सब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रही होती है, टॉपिक को ही पॉइंट कर रही होती है
और इसलिए वहाँ पर व्याख्या करने के लिए, उसको समझने के लिए शिक्षक का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। NCERT बुक जो है वह शिक्षक को बहुत सारा काम प्रदान करती है कि वह स्टूडेंट्स का सहयोग करे। तीसरा पॉइंट है कि NCERT की हर लाइन में छुपे बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि NCERT की जो बुक है उसकी हर लाइन का अपना एक मतलब होता है, हर लाइन टू द पॉइंट होती है और उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी प्रत्येक लाइन पर एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल उठा सकती है, हर एक लाइन अपने आप में कॉन्सेप्ट लेकर के चलती है, तो हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। आगे क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए? बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न NCERT पर ही आधारित होते हैं। चाहे आप जो है CBSE बोर्ड देखिए या चाहे राज्यों के बोर्ड देखिए, किताबें चाहे कोई चले, किताब चाहे अध्यापक कोई भी पढ़ाए, सिलेबस कुछ भी हो, लेकिन प्रश्न हमेशा NCERT आधारित ही होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ही प्रश्न भले ही उनका कठिनाई स्तर ऊपर कर दिया जाता है, थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार है NCERT। तो बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्रतियोगी एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसमें NCERT आधारित ही प्रश्न आते हैं। तो जब NCERT आधारित प्रश्न ही आते हैं तो हम NCERT क्यों न पढ़ें, इसलिए वे NCERT पढ़ते हैं। और क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो NCERT है वह क्रियाकलाप, विज्ञान गणित जैसे विषयों में क्रियाकलाप बहुत अधिक होता है। तो उसमें क्या होता है कि क्रियाकलाप कराते समय विभिन्न प्रकार के, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं और विज्ञान साइंस है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में अगर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि चित्र आधारित, चित्र जो समझाए गए होते हैं वो बड़े बेहतरीन ढंग से समझाए गए होते हैं और उन चित्र आधारित भी विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। इसलिए NCERT पढ़ते समय चित्रों पर भी विशेष ध्यान देकर के पढ़ना चाहिए। आगे है NCERT में पूछे गए प्रश्न आपको खोज की ओर अग्रसर करते हैं, ये बहुत बढ़िया है। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, टीचर्स को हमने देखा हुआ है कि वो NCERT को पसंद नहीं करते हैं। वो लोग जो NCERT के महत्व को नहीं जानते हैं, जब जान जाएंगे तो उसको पसंद करने लगते हैं। तो जैसे मैं शुरू में खुद NCERT को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने NCERT पढ़ी तो हमने देखा कि NCERT में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सीधा संबंध पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है। जो प्रश्न होते हैं वो खोज परक होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि NCERT के अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को आप देखें और उसके बाद पुस्तक को पलट करके उसमें से उत्तर निकाल लें, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न जो होते हैं वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी पाठ्य सामग्री को पढ़ना होगा, इसके बाद खुद से चिंतन करना होगा और अध्यापक का सहयोग लेना होगा, इंटरनेट का सहारा लेना होगा, तब जाकर के आप प्रश्न का उत्तर दे पाएं। है ना कितना बेहतरीन। यानी हम प्रश्न का उत्तर किताब में नहीं पाएंगे, लेकिन किताब हमें उस उत्तर तक पहुंचने में मदद करती है। तो जो NCERT के प्रश्न होते हैं वो आपको खोज की ओर, अनुसंधान करने की ओर अग्रसर करते हैं, अपना दिमाग लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट रटवाते नहीं हैं। आगे क्या है कि अन्य पुस्तकें किसी तथ्य को बताती हैं परंतु NCERT आपको समझाती है। ये देखिए बहुत बढ़िया है कि जो दूसरी पुस्तकें हैं उसमें कभी कभी बहुत अनर्गल व्याख्याएं, लंबी चौड़ी व्याख्याएं दे दी जाती हैं, जिससे पुस्तक का जो आकार है, पुस्तक की जो मोटाई है वो बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी पुस्तकें आपको तथ्य मात्र बता देती हैं, रटने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो NCERT है वह आपको बाहरी जीवन से जोड़ते हुए, उस टॉपिक को बाहरी जीवन से जोड़ते हुए, आपके मनोविज्ञान को जोड़ते हुए आपको समझाने का प्रयास करती है। बाकी पुस्तकें आपको मात्र तथ्य बता देती हैं, लेकिन NCERT आपको समझाने का प्रयास करती है। और लास्ट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आपको सीधे पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? पुस्तक से ही संबंधित प्रश्न होगा, लेकिन आपको अनुसंधान करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको खोज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। हम कई अध्यापकों को, स्टूडेंट्स को भी कहते हुए सुने हैं
कि अरे उसमें जो प्रश्न दिया होता है उसका उत्तर तो किस पुस्तक में है ही नहीं। तो ऐसी पुस्तक पढ़ने का क्या फायदा कि जिसके अभ्यास प्रश्नों को आप सीधे सीधे पुस्तक में ही खोज लें। इसका मतलब कि वह पुस्तक मात्र आपको तथ्य दे रही है जिसका उत्तर स्वयं आपको उसमें उपलब्ध हो जाए। प्रश्न का नेचर ही ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी मेमोरी न चेक हो। प्रश्न इस तरह का होना चाहिए जिसमें हमारी मेमोरी की जरूरत न पड़े, हमें रटने की जरूरत न पड़े, हमारा नॉलेज चेक किया जाए कि हमें ज्ञान कितना है, ज्ञान किस स्तर का है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी पता है कि नहीं पता है कि केवल हम रट करके किताबी कीड़ा बन गए हैं। तो दोस्तों ये रही एनसीईआरटी की खूबियाँ। एनसीईआरटी को आप ध्यान से पढ़ें। यह एक खोजी पुस्तक है जो आपको तथ्यों को रटने के लिए प्रेरित नहीं करती है, बल्कि किताब में दिया गया ज्ञान आपको व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है, आपको एक उत्तम नागरिक बनाने का प्रयास करता है, आपको एक उत्तम छात्र बनाने का प्रयास करता है, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, न कि एक किताबी कीड़ा बन सकें। आज के लिए ही केवल इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।